नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हम एक पारदर्शी आयताकार कांच की पट्टिका लेंगे और उसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे और उससे अपवर्तन की घटना को समझेंगे। दोस्तों, यहां पर हम एक घनाभाकार कांच की पट्टिका ले रहे हैं। ये हमारे पास में कोई कांच की पट्टिका है। दोस्तों, इस पट्टिका का नामकरण हम कर देते हैं। ये हमारे पास में कोई पट्टिका है PQRS और इस कांच की पट्टिका पर हम एक प्रकाश की किरण को आपतित करवाते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये वाली जो प्रकाश की किरण है, जैसे ही इस कांच की पट्टिका पर आपतित होती है तो ये यहां पर है वायु और ये है दोस्तों कांच। ये यहां पर है वायु जो कि विरल माध्यम है। ये है दोस्तों कांच जो कि वायु की तुलना में सघन माध्यम है। तो जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर थोड़ी सी मुड़ जाएगी। यहां पर ये हमारे पास में अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर, वैसे देखिए यदि ये प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता तो ये बिना विचलित हुए, मैंने जो डॉट डॉट दिखाई है लाइन, उस दिशा के अंदर ये सीधी ही निकल जाती दोस्तों। बट इस पृष्ठ पर जो PQ पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर इससे प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। तो यहां पर हम ये कंसीडर कर लें कि ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है और इतनी मुड़ गई है दोस्तों। ये हमारे पास में जो प्रकाश की किरण इस तरीके से इस कांच में चलती है और जैसे ही पृष्ठ SR पर आती है तो ये फिर से कांच से वायु में प्रवेश करती है। अब की बार जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है दोस्तों। यहां पर भी हम अभिलंब का निर्माण करते हैं। जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये प्रकाश किरण जानी तो यहां से चाहिए थी, लेकिन ये अब की बार भी अपवर्तित हो जाती है। बट अब की बार ये अभिलंब से दूर हट जाती है दोस्तों। ये यहां पर इस पृष्ठ के लिए हमने अभिलंब दिखाया है तो अभिलंब से ये दूर हट जाती है, ये इस तरीके से बाहर निकलती है। यहां पर इस वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। और जो पृष्ठ PQ है उससे अपवर्तित होने के पश्चात ये वाली जो प्रकाश की किरण हमें प्राप्त होती है इसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे दोस्तों। और जो अपवर्तित किरण है पृष्ठ RS से बाहर जब निकलती है तो इस वाली प्रकाश किरण को हम निर्गत प्रकाश किरण कहेंगे, निर्गत किरण कहा जाएगा दोस्तों। अब पृष्ठ PQ के ऊपर जो अभिलंब और आपतित किरण है उसके बीच का जो एंगल है उसको हमने I से कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास में है आपतन कोण। ये जो I है ये दोस्तों यहां पर है आपतन कोण जो कि पृष्ठ PQ के लिए आपतन कोण है दोस्तों। फिर पृष्ठ PQ के ऊपर ये वाला जो एंगल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं R। ये यहां पर है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि ये वाली प्रकाश किरण इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण होती है। हम इसको अपवर्तित किरण ही कह देंगे, आप यहां पर समझ लेंगे। और जो बाहर निकलती है उसको हम निर्गत किरण कह लेंगे दोस्तों। ये वाला जो एंगल होता है इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण और ये वाला जो एंगल होता है वो अपवर्तन कोण होता है। इसको मैं E से लिख देता हूं। ये जो E है इसको हम निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहा जाएगा दोस्तों? निर्गत कोण। यहां पर ये वाला अभिलंब और ये वाला अभिलंब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये यहां पर जो प्रकाश किरण है अपवर्तित किरण वो एक तिर्यक रेखा की भांति काम कर रही है। ये कोण यदि R होता है तो ये वाला एंगल भी यहां पर R ही होगा दोस्तों। तो ये वाला डायग्राम है। यहां पर हम देखेंगे कि जो आपतित किरण की दिशा ये वाली है
और जो निर्गत किरण है उसकी दिशा ये वाली है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती है दोस्तों। और इनके बीच की जो सीधी दूरी होती है उस सीधी दूरी को d से लिखा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कि आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के मध्य की जो डिस्टेंस होती, दूरी होती, उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि जो आपतन कोण और जो निर्गत कोण है वो भी दोनों बराबर होते हैं। ये I और E दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। और इन दोनों के बीच ये दोनों जो प्रकाश की किरणें होगी तब अपने आप ही समांतर हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो प्रकाश की किरण यहां से और ये वाला जो एंगल है ये एक तरीके से ये दोनों समांतर हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है ये सेम रहता है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों चीजों को हम यहां पर अब देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो आप एक बार जो डायग्राम है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास में एक आयताकार कांच की पट्टी का है PQRS, और इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो पृष्ठ PQ से वो अपवर्तित हो जाती है, तो आपतित किरण अपवर्तित किरण के रूप में आगे बढ़ती है। फिर RS पृष्ठ से ये फिर से इसका अपवर्तन हो जाता है, निर्गत किरण के रूप में आगे बढ़ती है। इस पृष्ठ के ऊपर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और इस पृष्ठ के ऊपर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। यहां पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, और दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है दोस्तों। ये जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। ये सब चीजें हम यहां पर अब प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले हम पृष्ठ जो PQ है उसके ऊपर हम स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे। तो स्लेब के पृष्ठ PQ पर, तो स्लेब है उसका पृष्ठ PQ है, उस पर स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से हम क्या बता सकते हैं दोस्तों, वो यहां पर आप देखेंगे कि साइन I, आपतन कोण I है तो साइन I अपॉन साइन R बराबर होता है n/1। तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो NA कंसीडर कर लें, इस माध्यम का अपवर्तनांक है वो NG से कंसीडर कर लें। ये ग्लास है तो इसके लिए NG, ये वायु है तो NA। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं NGA। ये NGA का मतलब हो गया कि एयर के रेस्पेक्ट ग्लास का अपवर्तनांक, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं NG अपॉन में NA। यदि यहां पर N21 होता तो N2 अपॉन में N1 होता, तो यहां पर NG अपॉन NA ये ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्तों। और ये जो NGA है वो है वायु के सापेक्ष कांच का निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो चलो मैं एक बार यहां पर बता देता हूं आपको। NGA का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। और यहां पर ये जो NG है वो है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्तों। और जो NA है वो है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्तों। तो समीकरण 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्नेल का जो नियम होता है वो साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू N21 होता है। तो यहाँ पर I और R तो एजडीज है, बट N21 के स्थान पर हमने NGA पुट कर दिया है। फिर अब हम चलते हैं पृष्ठ RS पर या SR पृष्ठ के ऊपर, स्लेब के पृष्ठ, स्लेब के पृष्ठ RS पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम से हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब की बार जो साइन आई अपॉन में साइन आर, यहाँ पर आपतन कोण है आर और जो अपवर्तन कोण है वो है ई। तो देखिए दोस्तों साइन आई के स्थान पर यहां पर आएगा आर, क्योंकि आपतन कोण इस पृष्ठ के लिए आर है, अपॉन साइन आर होता है, आर के स्थान पर यहां पर है ई। ये एक बार दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेना, आई के स्थान पर है आर और आर के स्थान पर यहां पर है ई, क्योंकि आपतन कोण यहां पर है इस पृष्ठ के लिए आर और अपवर्तन कोण है ई। और देखिए दोस्तों एन कौन से माध्यम से प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहां पर आ जाएगा ए जी, जिसको हम एन ए अपॉन में एन जी से भी पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये जो एन ए जी है वो है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जी के रेस्पेक्ट ए का। तो ये है जी का मतलब कांच, ग्लास, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होता है दोस्तों। यहां से हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है दोस्तों। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम यदि आपस में मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई। तो यहां से साइन आर कैंसिल हो गया। इधर भी देखिए दोस्तों मैं इसको इस तरीके से पुट कर रहा हूं, एन जी अपॉन में एन ए इंटू में एन ए अपॉन में एन जी, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो यहां साइन आर कैंसिल हो गया, तो साइन आई अपॉन में साइन ई ये रह गया। इधर ये हमारे पास में आ गया 1, तो यहां से हमारे पास में क्या निकला, साइन आई बराबर साइन ई। तो यहां से आई और ई दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। आई और ई दोनों कोण क्या है दोस्तों, बराबर। इसका मतलब हो गया कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत जो किरण है वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। आई बराबर है ई के। इससे क्या निकला दोस्तों, क्या निष्कर्ष निकला कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं दोस्तों। तो यहां से मैं अब इसको मिटाकर जो बात हमने अब आप लोगों को बताई है कि जो आपतित किरण और निर्गत किरण है वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, उसको मैं यहां पर पुट करूंगा, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों उस डिस्टेंस को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। वैसे डायग्राम में हमने आप लोगों को समझा दिया है कि जो डिस्टेंस है वो पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, उसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पर एक रिजल्ट और भी बताएंगे आप लोगों को, वो इस डायग्राम जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उसी की हेल्प से बताने वाले हैं। तो I इक्वल टू आ गया E, इसका मतलब क्या है, दैट इज कि आपतित प्रकाश किरण एवं निर्गत किरण, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है दोस्तों, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है तथा इनके मध्य की लंबवत दूरी, इनके मध्य की जो लंबवत दूरी होती है उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। दूरी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। और अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें उसको हमने डी से प्रदर्शित किया था। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में I इक्वल टू आ गया है E। यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 की सहायता से हम आपको एक रिलेशन और यहां पर बताएंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 गुणा 2 से, अब की बार मैं यहां पर ये वाली टर्म्स को आपस में गुणा कर रहा हूं, बराबर में इन वाली टर्म्स को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो एन जी ए गुणा एन ए जी, तो एन जी ए का मान होता है एन जी अपॉन में एन ए,
और एन ए जी का मान होता है एन ए अपॉन में एन जी। तो यहां से हमारे पास में एन जी ए इंटू एन ए जी बराबर आ गया 1, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है दोस्तों। तो एन जी ए इंटू एन ए जी, तो यहां से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में यदि ये सेम सेम रहता है तो हट जाता है दोस्तों। यदि यहां पर जैसे हमारे पास में 3 माध्यम लें हम, जैसे ये हमारे पास में है कोई इस तरीके से 3 माध्यम है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो कोई प्रकाश की किरण यहां से इस तरीके से चल रही है, ऐसे अपवर्तित होकर इस तरीके से निकल रही है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट जो अपवर्तनांक है, इसका यदि हम n1, इसका n2 और इसका n3 कंसीडर कर लें, तो यहां पर आप देखेंगे कि n21 बराबर होगा n2 अपॉन में n1 के, n32 बराबर होगा दोस्तों n3 अपॉन में n2 के। और यहां से आप देखेंगे एक रिलेशन में आपको और बताता हूं कि n यदि ये वाली प्रकाश की किरण 1 में जाए तो हमारे पास में आ जाएगी n13, तो n1 अपॉन में n3, इनको आपस में गुणा कर दें कि n13 इंटू n32 इंटू n21, आपस में जब गुणा करेंगे तो दोस्तों n1 अपॉन में n3, इसकी वैल्यू है n3 अपॉन में n2, इसकी वैल्यू है n2 अपॉन में n1, ये सब कुछ कट जाएगा, n13 इंटू n32 इंटू n21 इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पर ये 3 बिल्कुल पास पास में, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला सेम है, तो इन दोनों का जो गुणा है वो हमारे पास में n12 आ जाएगा, n12। और इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो ये 2 सेम वाला है और 1 सेम वाला है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी दोस्तों। तो ये था हमारे पास में एक रिलेशन जो अपवर्तनांकों को आपस में गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस वीडियो में आपने देखा कि जो कांच की स्लेब है उससे प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है तथा दोनों के लिए जो कोण की वैल्यू है, ई का जो मान होता है वो आई के इक्वल प्राप्त होता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।